आज हम पढ़ने वाले हैं 12वीं क्लास का 10वां चैप्टर। इस चैप्टर में जमींदारों की कहानियां हैं, जोतेदारों की कहानियां हैं और कहानी के साथ में परमानेंट सेटलमेंट या फिर एक प्रॉपर सिस्टम कैसे रेवेन्यू का कलेक्शन का जनरेट करा जा सकता है, इसके बारे में इंसाइट है। हम पढ़ने वाले हैं कि बक्सर के बाद कैसे कहानी में तब्दीली आई, कैसे हमारा जो बंगाल के आसपास का इलाका था उसमें बदलाव आ रहे थे। तो इसी चैप्टर को आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम जो है वो है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। यहाँ पर हम ऑफिशियल एरियाज जो हैं उन सब के बारे में जानकारी लेंगे और स्टडी करने का प्रयास करेंगे कि क्या सिस्टम हुआ करता था, कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाता था। सबसे पहले तो ओवरव्यू, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं, हम बंगाल के बारे में जानेंगे और बंगाल के जमींदारों के बारे में जानकारी लेंगे। फिर एक छोटा सा किस्सा है, बुर्दवान करके एक जगह है या एक प्रॉपर्टी है, एक राजा होता है वहां का, उसकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन करा जाता है, उसकी कहानी समझेंगे। इसके बाद अनपेड रेवेन्यू की क्या प्रॉब्लम थी कि पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो रेवेन्यू है वो पे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में जानेंगे। और फिर जो डिफॉल्ट करे जा रहे हैं, आज के समय आप जानते हैं बैंक डिफॉल्ट हो जाते हैं। कोई अगर गाड़ी के लिए लोन लेता है, गाड़ी की किस्त नहीं दे रहा है, तो उसको हम शब्द यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में, डिफॉल्टिंग द लोन्स। तो वो चीज यहां पर भी हो रही है, मतलब ये जो पेमेंट है, पेमेंट डिफॉल्ट करना कोई नई चीज नहीं है। फिर जैसे ही जमींदार वीक होंगे, हम कहानी शुरू करेंगे जोतेदार्स की, जोतेदार्स के बारे में समझेंगे। और जोतेदार जब पावर छीनने की कोशिश करेंगे, तब जमींदार कोशिश करेंगे कि वो अपनी गद्दी को संभाले रहें। वो उस पावर को जो जोतेदार शिफ्ट कर रहे हैं पावर को, उस शिफ्टिंग ऑफ पावर को प्रिवेंट करने का काम जमींदार करने वाले हैं। फिर धीरे से कहानी में चेंज आएगा, हम पहुंच जाएंगे राजमहल हिल के पास। राजमहल हिल में जो पहाड़ी लोग रहते हैं, पहाड़ी लोग मतलब जो पहाड़ों पे लोग रह रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उनका टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कैसा है, उनकी सेटलमेंट्स कैसी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे संथाल सेटलमेंट के बारे में। इस तरीके से चलेगा। फिर एक अंग्रेज आते हैं जिनका नाम था ब्यूकनन। ब्यूकनन के जो अकाउंट्स है, जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे, किस तरीके से वो जगहों के बारे में चर्चा करते हैं। यहां से फिर धीरे से शिफ्ट होगा हमारा अप्रोच, हम सीधा पहुंच जाएंगे ईस्ट से वेस्ट। वेस्ट में हम बात करेंगे बॉम्बे और जो डेक्कन राइट होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। डेक्कन राइट के बाद जो नया रेवेन्यू सिस्टम आया, यहां पर जो सिस्टम चलेगा वो चलेगा आपका परमानेंट सेटलमेंट, जो कि 1793 में आया था। परमानेंट सेटलमेंट 1793 जो था वो यहां पे आपको देखने मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप वेस्ट की तरफ मूव करेंगे, नया रेवेन्यू सिस्टम एस्टैब्लिश हो जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना, यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चंस मैच द कॉलम में पूछती है कि आपका परमानेंट सेटलमेंट है, कौन से इलाकों में करा गया, उन सबके इलाकों के नाम लिखे होंगे। फिर उसके बाद रैयतवारी, महलवारी, इस तरीके से अलग अलग सिस्टम्स होते हैं और सिस्टम के पूछे जाते हैं मैच करने के लिए। ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आप देखेंगे रेवेन्यू डिमांड से पीसेंट्स पे क्या असर पड़ रहा है। हम रैयतवारी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आप देखेंगे पीसेंट्स पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और पीसेंट जो है वो उधार के तले दबते जाते हैं। धीरे धीरे जो मनी लेंडर्स हैं उनका खून चूसने लगते हैं। और इसके ऊपर बहुत सी पिक्चरें भी बनी हैं जो आपने देखी होंगी, जिसमें एक गांव होता है, गांव में एक मनी लेंडर होगा और जो साहूकार कहते हैं उसको हिंदी में, और वो अंगूठे लगवा लेता था। वो चीज यहां पर से ही आपको देखने मिलेगी। फिर हम आएंगे किस पे कि अमेरिका में लड़ाई शुरू हो गई। अमेरिका में लड़ाई होने से इंडिया में क्या होने वाला है, इंडिया में कॉटन बूम आ जाएगा। मतलब इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्री की तरीके से देखा जाएगा कि आप रॉ कॉटन उगा के दो हमें, इस वजह से कॉटन बूम आने वाला है। फिर उसके बाद क्रेडिट डाइस, जो उसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज है उसकी चर्चा होगी। फिर इनजस्टिस, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी ताउम्र तो नहीं चलने वाली अमेरिका की लड़ाई। जैसे ही इसकी लड़ाई खत्म होगी, उसके बाद आप देखने वाले हैं कि दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। और जब दिक्कतें आती हैं तो दंगे भड़कते हैं या फिर विवाद होते हैं। विवाद होंगे, उसके बाद उसको स्टडी करने के लिए कि ये डेक्कन राइट क्यों हुए, हम डेक्कन राइट कमीशन एस्टैब्लिश करेंगे, जिससे पता चलेगा, अंग्रेज एस्टैब्लिश करेंगे, जिससे वो पता लगा पाएंगे सही मायने में क्या कारण थे जिसकी वजह से ये दंगे हुए। तो ये एक विस्तृत रूप से मोटे मोटे तौर पे हम क्या चैप्टर में पढ़ने वाले हैं या इस चैप्टर से हमें क्या सीखने मिलेगा, वो हमें समझ में आ गया। यहां पर ये पिक्चर थोड़ी सी आपको कम क्लियर होगी, लेकिन फिर भी आप ट्रेस कर पा रहे होंगे, और नहीं कर पा रहे मैं आपकी मदद कर देता हूं। ये बड़ी बड़ी बैलगाड़ियां हैं, ये बैलगाड़ियां हैं, और इन बैलों को, ये बैल जो है, इनको जोर जोर से धक्का दिया जा रहा है, ढकेला जा रहा है। इतना कॉटन भरा है इन बैलगाड़ियों में कि बैल खींच नहीं पा रहे। ये परिस्थिति थी जब कॉटन बूम आया था, जब कॉटन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने लगा था। ये 1861 की बात है। अब 1861 हमें कहीं ना कहीं इसको
इंडिया के फ्रेम से ना देख के एक बड़े फ्रेम में देखें, अगर हम इसकी एक बड़ी पिक्चर देखें तो हमें क्या समझ में आता है? तो हमें समझ में आएगा कि इसी समय अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी। अब सिविल वॉर होने की वजह से जो कॉटन की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा? कॉटन रॉ मटेरियल्स चाहिए अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्रियों के लिए। उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई, उसमें रॉ मटेरियल की जो आपूर्ति है, जो सप्लाई है, उसके लिए अमेरिका से अगर माल नहीं मिलेगा तो वो शिफ्ट होते हैं ईस्ट की तरफ, और बॉम्बे महाराष्ट्र का आसपास का जो इलाका है दैट वाज फिट फॉर ग्रोइंग कॉटन, टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो धीरे से शिफ्ट जो होगा वो कॉटन रॉ मटेरियल सप्लाई के लिए इंडिया में अंग्रेज एनकरेज करेंगे कॉटन ग्रो करना, क्योंकि उनको लॉस हो रहा था। अमेरिका एज अ कॉलोनी या फिर कहीं अमेरिका एज अ सप्लाइंग यूनिट डिस्टर्ब चल रहा था इंटरनल डिस्टेबिलिटी की वजह से। आगे बढ़े, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर जमींदारी की। आप देखिए कॉलोनियल रूल जब आता है तो धीरे धीरे वो एक नए सिस्टम की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। वो सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे कि एक प्रॉपर रेवेन्यू जनरेशन हो पाए, और रेवेन्यू जनरेशन के लिए वो नए नए तरीके निकाल रहे थे। इसके साथ में एक और बात आप समझिए जो कि हम क्रोनोलॉजी से बहुत अच्छे से जानते हैं। 1757 प्लासी की लड़ाई होती है, 1764 लड़ाई होती है आपकी बक्सर की। ये लड़ाई तो छोटी सी लड़ाई थी, इसको लड़ाई के तौर पे गिन भी नहीं सकते, असल लड़ाई ये थी। और बक्सर के बाद दीवानी राइट्स अच्छे खासे पावर्स आ जाते हैं। उड़ीसा का इलाका हो गया, बंगाल का इलाका हो गया, बिहार का इलाका हो गया, इन सब जगहों पे पैसा इकट्ठा करना, रेवेन्यू इकट्ठा करना, दीवानी राइट्स जिसको आप कहते हैं, दीवानी राइट्स जो कहते हैं, ये दीवानी राइट्स जो है वो अंग्रेजों को मिल गए। यहां से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का सही मायने में डेवलपमेंट या फिर माल वाले अमीर होने की जो स्थिति है वो चालू होती है। याद करिए क्लाइव एक समय, जो रॉबर्ट क्लाइव है, वो एक समय ऐसा आदमी हो गया था पूरे इंग्लैंड में वो सबसे ज्यादा पैसे वाला था। और वो इसीलिए हुआ क्योंकि बंगाल के जो उस समय के नवाब थे उन्होंने बहुत सारी रिश्वत, बहुत सारी घूस उसको दी थी। यहां पर एक किस्सा बताया है 1797 के आसपास का। ये जो किस्सा है ये है आपके ऑक्शन ऑफ बुर्दवान का। कहानी है, बड़े ध्यान से सुने, लेकिन इस कहानी को आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इसको डेवलप करेंगे ये भी समझें। 1793 परमानेंट सेटलमेंट आता है। परमानेंट सेटलमेंट की हम चर्चा करेंगे आगे कि क्या सोच के परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था। 1797 में बुर्दवान की जो प्रॉपर्टी है उसको ऑक्शन करा जाता है। ये जो एक राजा है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको एस्टेट जो है उसका, जो उसकी जमीन है, जमींदार जो है उसका जो एस्टेट है उस सबको ऑक्शन करा जा रहा है। यहां पर परमानेंट सेटलमेंट जो है जिसके बारे में मैं बता रहा था, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, पैसा प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। जमींदार जो है उनको सारे लैंड दे दिए जाएंगे, और जमींदार यूज्ड टू वर्क एज रेवेन्यू कलेक्टर्स। उनका सीधा सीधा काम क्या था कि उनको रेवेन्यूज कलेक्ट करने। लेकिन क्या जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे? अगर जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे होते तो फिर ये उनकी प्रॉपर्टी जो उनको कंट्रोल में दिया था उसको ऑक्शन करने की क्या जरूरत पड़ती? यहां पर दिक्कत यही आ रही थी कि धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो राजा या फिर एक बड़े बड़े एस्टेट के जो जमींदार थे ये सब रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर रहे थे, रेवेन्यू कलेक्ट करके अंग्रेजों को नहीं दे रहे थे। अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज रेवेन्यू कलेक्ट ना हो पाने के चक्कर में जब ये इकट्ठा होता जाएगा, कितना पैसा देना है, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए ऐसे करके 100 रुपए हो जाएगा, तो फिर वो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी बेच दिया करते थे राजाओं की। अब ये बड़ा दिक्कत वाली बात है, अगर कोई जमींदार है और अगर वो पैसे नहीं भरेगा तो उसकी प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। अब इस दिक्कत वाली बात के लिए क्या परेशानी है, क्या सॉल्यूशन है, ये देखते हैं। आप ऑक्शन देखा है आपने? ऑक्शन में कहेंगे 100 रुपए की चीज है तो उस पर बोली लगेगी 101, 102, किसी ने बोला 105, तो उन्होंने बोला ठीक है 105 1, 105 2, इस तरीके से आपने देखा होगा। यहां पर भी ऐसी ही चीजें होती हैं, जो एस्टेट है उसको बेचा जाता था, पब्लिकली सोल्ड करा जाएगा, और पब्लिकली सोल्ड करा जाने में कितनी बेइज्जती होती होगी उस राजा की जो इतनी बड़ी पकड़ लगता है। जो जमींदार, ऐसा कहा जाता है कि 100, 200, कभी कभी तो 1,000 गांव इनके कंट्रोल में होते थे, और इनकी जायदाद जब बिकेगी तो इनको क्या मजा आएगा। उसके बाद ये कैसे व्यवस्थाओं को बना के रखते थे कि इनके एस्टेट बिकने के बाद भी इनकी जो कंट्रोल है वो जमींदारी का कंट्रोल इनके हाथ में ही रहता था। ये देखिए सीधे हाथ पे ये वाला बंगला जो डायमंड हार्बर में है, ये राजा का बंगला है, बुर्दवान का जो राजा है उसका बंगला है। और ये जो बंगला है इसकी डिजाइन है, देखो आप कितनी शानदार तरीके से बनाया गया है, इसका ग्राउंड वर्क देखो, डिजाइन देखो, इससे आपको समझ में आएगा कितना बढ़िया बंगला। ये सारी चीजें हो रही थी आपकी ऑक्शन में, बिक रही थी। अब इस कहानी से, इस बुर्दवान के केस से आपको समझ में आएगा कि
इस तरीके से बहुत सारे जमींदार थे जिनकी प्रॉपर्टी बिकी। सिर्फ एक राजा बुर्दवान नहीं है जिनकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन हुआ, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज थी। लेकिन प्रॉपर्टीज का मजेदार बात यह थी कि एक हाथ से जाके दूसरे हाथ में आ जाती थी। द प्रॉपर्टीज जस्ट यूज्ड टू चेंज हैंड्स, उसके अलावा कुछ नहीं होता था। 1764 जैसे ही आता है, बक्सर की लड़ाई खत्म होती है, उसके बाद इलाहाबाद ट्रीटी होती है और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। 1770 आते आते तक बंगाल को एडमिनिस्टर करने का एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा था। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो भारत एक खोज करके एक बहुत पुराना सीरियल आता था, 30 मिनट में समझ में आ जाएगा कि पहले क्या होता था। ये जो नवाब है, नवाब दीवानी सिस्टम को इस तरीके से मैनेज करके रखते थे कि पैसा जो है रेवेन्यू कलेक्शन होता रहे। अंग्रेज चाहते थे अपना खुद का सिस्टम डेवलप करा जाए और इसी वजह से वो 1793 तक किस स्थिति में आ जाते हैं, जमींदारी की स्थिति में। और यहां पर वो बड़ी बड़ी जो ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड है वो देने लगते हैं जमींदारों को। लेकिन एग्रीकल्चर इंडिया में आज, और चाहे 100 साल पहले चाहे 1000 साल पहले भी बात करें, बहुत ज्यादा स्पोराडिक सा रहा है, बहुत ज्यादा अजीब सा है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ज्योग्राफी है, बहुत ज्यादा हम रेन फेड क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम रेन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, मानसून पर डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से कहीं बम्पर क्रॉप भी आ सकते हैं और कहीं आपको फमाइन देखने मिल सकता है, ड्रॉट देखने मिल सकता है, या फिर जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसमें भी डिक्लाइन देखने मिल सकता है। इतनी सारी परेशानियां हैं और अंग्रेजों को इसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। इसके लिए उन्होंने ये सोचा कि हम अमीर लोगों को पकड़ते हैं, अमीर लोगों को पकड़ेंगे, उनको बड़े बड़े जो हिस्से हैं जमीन के वो दे दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा भाई तुम इसमें पैसे लगाओ, इन्वेस्ट करो एग्रीकल्चर में, ताकि इससे पैसे बने, इससे रेवेन्यू जनरेट हो और उस रेवेन्यू में से थोड़ा सा पोर्शन अपने पास रख के हमें रेवेन्यू हमारा दे दो, या हमारा जो कट है, हमारा जो हिस्सा है वो हमें दे दो। इस तरीके की बात इन्होंने कही थी। आप देखें इसके आगे एक और बात जो समझने वाली है कि कंपनी चाह रहा है कि हमारे पास पैसे का एक रेगुलर सोर्स हो जाए। जैसे टेक फॉर एग्जांपल, आपके पास एक दुकान है, ये जो दुकान है इसको आपने 10,000 रुपए महीने पे लगा दिया है। या फिर इससे बढ़िया एग्जांपल ले, जब कोई एस्पिरेंट दिल्ली पढ़ने आता है और वहां पर किराए पे घर मकान लेता है, वो जो किराएदार है वो 20,000 रुपए फिक्स कर देता है। मान के चलिए कि 20,000 रुपए इस मकान का आपको देना है। अब वो हर महीने 20,000 एक फिक्स इनकम हो गई। बिल्कुल वैसे ही कुछ सेटअप चाह रहे थे अंग्रेज, और जिसके लिए परमानेंट सेटलमेंट लेकर आते हैं। परमानेंट सेटलमेंट लेके आने का एक और रीजन मैंने आपको बताया कि वो चाह रहे थे कि एनकरेज करा जाए, एग्रीकल्चर को डेवलप करा जाए, उसमें पैसे लगाए जाए। लेकिन पैसे उनके नहीं लगे, जो पैसे वाले हैं उनके लगने वाले हैं। यहां पर आप देखेंगे कि क्या डेवलप हो रहा है। एक तो फार्मर्स हो गए, एक रिच लैंडलॉर्ड्स हो गए, और दूसरी बात इन पैसे वाले लोगों को लाने की ये भी थी कि अंग्रेज सोचते थे कि ये एक तरफ पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करके एग्रीकल्चरल आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ ये वफादारी भी शो करने वाले हैं, हमारे साथ ये वफादार भी रहने वाले हैं। ये दो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, मिसनॉमर्स थी, जिसकी वजह से अंग्रेज लेकर आते हैं परमानेंट सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट इसकी बात यह है कि जो राजा हैं, छोटे मोटे जो गांव और बहुत सारे बड़ी जगह के कंट्रोल लिया होगा, छोटे राजा मान लीजिए जैसे, तो उनको जमींदार बना दिया जाएगा। जो तालुकदार हैं, तालुकदार को जमींदार बना दिया जाएगा। जो तालुकास जो होते हैं बड़े बड़े, उनको कंट्रोल में रखते थे, उनको जमींदार बना दिया जाता है। इस तरीके से दो लोगों को जमींदारी के पावर दे दिए गए। अब उनको जमींदार कहा गया। और जमींदार क्या है? जमींदार का मतलब यह है कि वो क्या करेगा? सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। पहले जमींदार का अर्थ ये होता था कि अगर गांव में किसी का विवाद है, उसको सॉल्व करने का काम भी जमींदार करता था। मतलब एक छोटे सेट ऑफ लैंड, एक छोटे पैच ऑफ लैंड का वो राजा हुआ करता था। चाहे वो लॉ की बात हो, लॉ डिस्पोजिशन की, जस्टिस डिस्पोजिशन की बात हो, या फिर कोई भी इशू होता था उसके लिए जमींदार के पास जाया जाता था। लेकिन अंग्रेजों के समय पे अब जमींदार जो है वो एक रेवेन्यू कलेक्टर ही बन के रह जाता है। उसके अलावा उसका कोई सम्मान नहीं होता, उसके अलावा उसका कोई पोर्टफोलियो नहीं होता। मैंने अभी बताया था आपको कि जमींदारों के हाथ में 100, 200, 400, 500 गांव तक होते थे। यहां पर आप देखेंगे अंग्रेजों ने जमींदारों के हाथ में बड़े बड़े गांव दे दिए थे। अब बड़े बड़े गांव जो दे दिए हैं, उसमें से दिक्कत यह है कि इन जमींदारों की दिक्कत बन जाती है कि पैसा लेके आओ और पैसा लेके आप दो अंग्रेजों को। ब्रिटिशर्स को पैसा देने का काम इनका है, और पैसा देने के साथ में आप देखेंगे जो कंपनी है वो अमाउंट को फिक्स करेगी कि तुम्हें हमें कितना रुपया देना है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था किसका? किराएदार का, कि आप मकान लेते हैं, वो आपसे 20,000 फिक्स करता है। उसी तरीके से ब्रिटिशर्स को आपको फिक्स करके देना होगा, जमींदार को फिक्स करके देना होगा कि आप इतना पैसा देंगे। अब ये जो पैसा फिक्स करा जाता था, इसमें दिक्कत ये आने वाली है कि जो पैसा फिक्स करा जाएगा ये कंपैरेटिवली ज्यादा फिक्स करा जाता था। ये फिक्स ज्यादा क्यों करा जा रहा है? क्योंकि
अंग्रेज कह रहे हैं कि ये जो अमाउंट है हम आपसे मांग रहे हैं ये परपेचुअल है, मतलब लंबे समय तक आपको इतना ही देना है। मतलब आपका किराएदार अगर आपसे, जो आपका मकान मालिक है वो आपसे कहे कि तुम्हें 20,000 ही देना है, तो वो शुरू में ही इस अमाउंट को इतना ज्यादा रख देगा ताकि भविष्य में उसको नुकसान ना हो। और ये यहां पर भी होता है। यहां पर ब्रिटिशर्स जो हैं परमानेंट सेटलमेंट में उस पर्टिकुलर, जैसे 100 गांव है तो 100 गांव के ऊपर इतना रेवेन्यू रख देंगे जो पहले से ही बहुत ज्यादा है। अब पहले से बहुत ज्यादा होने से क्या बुराई होगी, क्या नुकसान होगा कि जमींदार जो है वो उसको भर नहीं पाएंगे, और जमींदार जब उसको भर नहीं पाएंगे तो अरियर से इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब जो किराया नहीं दिया, किराया नहीं दिया, किराया नहीं दिया, किराया नहीं दिया, इस तरीके से एक बड़ा सा किराए का पहाड़ बनता जाएगा। जो एरियर्स हैं अंग्रेजी में कहते हैं उनको, वो इकट्ठे होते जाएंगे। ये है चार्ल्स कॉर्नवालिस। ये चार्ल्स कॉर्नवालिस जो है इनको अमेरिका में बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था। वहां पर ये मिलिट्री कमांडर थे, बहुत बुरे हाल हुए थे जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी। लेकिन उसके बाद भी जब इंडिया आते हैं तो इंडिया में उनको क्या मिलता है ये आप खुद जानते हैं बहुत अच्छे से। जब इंडिया आते हैं तो आप देखेंगे इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जा रहा है। सीधे मायने में वहां से तुम हार के आए हो, बेइज्जती करा के आए हो क्राउन की, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें यहां पर गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। ये व्यवस्था थी चार्ल्स कॉर्नवालिस की। अब हम बात कर रहे थे कंपनी की, कंपनी ने किस तरीके से रेवेन्यू को फिक्स करके रखा है। हाई प्राइसेस ऑफ रेवेन्यू फिक्स करके रखेगा तो फिर स्वाभाविक सी बात है आपको रेवेन्यू मिलने नहीं वाला। और कंपनी के साथ यही होता है, कंपनी को रेवेन्यू नहीं मिलता है, और कंपनी को रेवेन्यू नहीं मिलता है तो कंपनी बोलती है जमींदारों से भैया पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। और इसके साथ में एक और बात याद रखने की जरूरत है, वो है सनसेट क्लॉज की। सनसेट क्लॉज क्या होता है ये समझिए कि तुमसे अगर मैंने कहा है कि तुम्हें अपना किराया देना है 10 तारीख को, 10th ऑफ एवरी मंथ मुझे अपना किराया चाहिए। यहां पर अगर आप मुझे 10 तारीख को किराया नहीं दोगे तो 11 तारीख को आपको नोटिस आ जाएगा और आपको घर खाली करना पड़ेगा। इस तरीके का क्लॉज होता था, सनसेट क्लॉज कहते हैं इसको, कि 10 तारीख का सूरज डूबा मतलब 10 तारीख खत्म, उसके बाद जो आपकी मियाद है पैसे देने की वो खत्म। अब आपको 11 को वो खाली ही करना पड़ेगा, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा एक और पहलू ये भी है कि समय आगे बढ़ेगा। समय आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आप देखेंगे पैसे आने लगेंगे, पैसे आना चालू होंगे। पैसे किस तरीके से आना चालू होंगे, पैसे आना चालू इस तरीके से होंगे कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल होगा। और जब एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल होगा तो जमींदारों को कट मिलने लगेगा। वो जो कैलकुलेट करा था अंग्रेजों ने कि भविष्य में इतना पैसा मिलेगा, वो जमींदारों को मिलने लगा। तो बहुत से जमींदारों की जमींदारी जो है वो चली गई, ऑक्शन हो गई। लेकिन बहुत से ऐसे भी जमींदार थे जिनका जो कट है या फिर जो इनका रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ने लगेगा समय के साथ, जब एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा या फिर फसल वगैरह अच्छी होने वाली है। अब जरा सी हम बात करें कि क्या वजह होती है कि जमींदार सही मायने में डिफॉल्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने जो अमाउंट पेगिंग करी है, जो आप मियाद रेवेन्यू रख रहे हैं, वो रेवेन्यू का अमाउंट बहुत ज्यादा है। जैसे आपने 20,000 रख दिया, 10,000 की चीज का आपने किराया 20,000 कर दिया, एक बड़ी वजह वो हो जाती है। दूसरी वजह ये भी है, आप देखेंगे कि यहां पर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो बहुत ज्यादा कम है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम होने की वजह से जब प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो बिकेगी नहीं, पैसा नहीं आएगा तो जमींदार क्या ले लेगा। एक तरफ ये होगा, उसके बाद रेवेन्यू जो है, अब एक बात आप देखिए, इतना बड़ा लैंड है, लैंड एरिया में कहीं पर अच्छी हार्वेस्ट हो गई, कहीं पर बुरी, तो सिस्टम जो है वो ऐसा नहीं है समान रहने वाला है हर जगह पे। सिस्टम में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो रेवेन्यू कलेक्शन के भी इश्यूज है, लेकिन यहाँ फ्लक्चुएशन नहीं होती है, ये यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाती है रेवेन्यू भरने की, ये भी बड़ी दिक्कत है। और फाइनली एक और दिक्कत जो आप देखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि जमींदार जो है वो कहाँ रहेंगे। देवदास पिक्चर याद करें, देवदास पिक्चर में दिखाया है कि जमींदार कहाँ रहता है, जमींदार रहता है शहर में। जमींदार शहर में रहेगा, लेकिन गांव वाले जो हैं वो हैं गांव में, और उनसे पैसा कलेक्ट करने में जमींदार को बड़ी दिक्कत होती थी, पैसा वसूल करने में बड़ी दिक्कत होती थी। और इसी वजह से जोतेदार नाम की चीज जो है वो पिक्चर में इंट्रोड्यूस होगी। धीरे धीरे आप देखेंगे जोतेदार जाने लगेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि जमींदार को क्या प्रॉब्लम है, अगर जमींदार को पैसे नहीं मिल रहे हैं तो जमींदार उन पे केस कर दे। हाँ, ऐसा किया जमींदार ने बहुत से ऐसे केस किए जिसकी वजह से क्या होता था कि केसेस बढ़ते जाते हैं। और दूसरी तरफ यहां पर देखें, जो अंग्रेज हैं वो जमींदार पे केस करेंगे कि भाई तुम हमें पैसा नहीं दे रहे हो। जमींदार के पावर्स कम कर दिए जाएंगे। जो जमींदार के लठियाल हैं, जो जमींदार अपने पास बॉडीगार्ड्स रखता था, अपनी जो फौज रखता था, जो जमींदार की फौज होती थी, उसको भी खत्म कर दिया जाता है। जो भी सुपरविजन का काम था, जस्टिस डिस्पैच करने का काम था, जस्टिस देने का काम था, जो
वो भी जमींदार से छीन लिया जाता है और वो किसको दे दिया जाता है, वो दे दिया जाता है कलेक्टर्स ऑफिस, जो कलेक्टर बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उनको दे दिया जाता है जस्टिस देने का काम भी। तो जमींदार को पावरलेस करा जा रहा है। इसके साथ में उसको कोई भी रास्ता, ना तो रैयत उसको सपोर्ट कर रहा है, रैयत की तरफ से जो पीसेंट्स हैं उनकी तरफ से पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ यहां पर आप देखें तो ऊपर से ब्रिटिशर्स भी समझ नहीं रहे इसकी बात को, इसके बाजे बजाए जा रहे हैं दोनों तरफ से। दोनों बातों से आपको एक बात समझ में आ गई है कि अगर बैड हार्वेस्ट होगा, अगर कम हार्वेस्ट हो रही या फिर जो आउटपुट है खेतों का वो कम निकल रहा है और उसके प्राइसेस कम है, तो दिक्कत होने वाली है जमींदार को। और ये सारे सिनेरियोस इसी तरीके से आगे चल रहे हैं। मैंने आपको जैसे बताया लगभग 30,000 के आसपास ऐसे केसेस पड़े थे जो कि रेंट ना देने की वजह से लगाए गए थे। लेकिन इन केसेस से क्या होता है, मेन मुद्दा तो है पैसा ना देने का, और पैसा ना देने में सही मायने में एक इंपॉर्टेंट पार्टी थी जिसका फायदा हो रहा था और जो अपना फायदा निकाल रहे थे। अब इस इक्वेशन को जरा समझे। यहां पर जमींदार है, यहां पर जोतेदार है और यहां पर आपका पीसेंट है जिसको आप कहेंगे रैयत। ये आदमी जो है ये विलेज में रहने वाला है, ये भी विलेज में रहने वाले हैं, लेकिन ये जो है ये सिटी में रहने वाला है। जोतेदार क्या करेगा, जब रैयत वाले पैसे देने आएंगे जमींदार को तो जोतेदार कहेगा इनको पैसे मत दो। इसको पैसे नहीं देने से जमींदार की बाजी कौन बजाने वाला है, बाबू। जो ब्रिटिश सरकार है वो इनको परेशान करेगी जमींदार को, और जमींदारी जो उसके पावर्स हैं उसको भी कम कर रही है, साथ में उसकी जो एस्टेट है उसको भी ऑक्शन कर रही है। इससे इनका फायदा नहीं हो रहा है। रैयत खुश है, क्यों? क्योंकि उनको जमींदार को पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, तो रैयत भी खुश है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा पावरफुल जो हो रहे थे वो जोतेदार हो रहे थे, क्योंकि ये गांव में रह रहे हैं, इनके पास पावर है कंट्रोल करने का पीसेंट्स को, रैयत को, जितना जमींदार के पास नहीं है। जमींदार इतना पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है क्योंकि वो सिटी में रह रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे जमींदारों के दिन बुरे आने वाले हैं, जमींदारों का जो पावर है वो जाने वाला है। जमींदारों का जब पावर जाने वाला है, इससे आप क्या समझते हैं? इससे आपको यह लगेगा कि हाँ जमींदारों का पावर जाएगा, मतलब जोतेदार ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। जैसा मैंने आपको सिचुएशन बताई है जोतेदार की, तो जोतेदार क्या है इसके बारे में समझिए। एक पीसेंट है, वो पीसेंट अमीर बन जाता है तो वो जोतेदार हो जाता है, और ज्यादा अमीर बन जाएगा तो वो जमींदार भी हो जाएगा। तो जमींदार और पीसेंट या रैयत के बीच का जो एक ट्रांजिशन फेज है उसको आप जोतेदार कह सकते हैं लॉजिकल लैंग्वेज में। इसका काम क्या होगा जोतेदार का? अब ये पैसे वाला है, पैसे वाले होने की वजह से ये लोकल ट्रेड को कंट्रोल कर सकता है, जो लोकल मंडी होगी उसको कंट्रोल कर सकता है, किसी को उधार में पैसा चाहिए तो दे देगा, और साथ में वो पावर भी कंट्रोल कर सकता है, हर चीज को अपने हिसाब से चला सकता है, क्योंकि वो गांव में ही रहने वाला है। गांव में रहने की वजह से उसके पास कंट्रोल की जो एफिनिटी है वो अच्छी खासी है। वो अब आप खुद ही समझिए, अगर आप when you are with a lion in a cage तो आपको हमेशा डर लगेगा, लेकिन जब when you are out of the cage तो आपको नहीं लगेगा। और यहां पर lion in a cage वाली सिचुएशन जोतेदार के साथ आ गई थी। जोतेदार बड़े रैयत है, बड़े पीसेंट है। इसका मतलब ये है जो वो कल्टीवेशन करेंगे, कल्टीवेशन में सीधा काम ये होगा, छोटे पीसेंट्स को ये कहेंगे कि तुम हमारे इस लैंड पे कल्टीवेशन करो, और जो इसका कट हो, जो इसका जितना परसेंट फिक्स करा हो उतना आप हमें दे दो, और बाकी काम आपका खत्म। इसके अलावा जमींदार के साथ से भी सपोर्ट करेंगे, जमींदार के थ्रू भी वो सपोर्ट करने वाले हैं कि अगर जमींदार कोई परेशानी खड़ी करता है उसके लिए ये जोतेदार खड़े हो जाते थे। जोतेदारों को सामान्य तौर पे आप देखें तो हालदार कहा जाता था, उसके बाद घंटीदार और मंडल के नाम से भी पुकारा जाता था। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे जोतेदार बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जमींदार की जो अथॉरिटी है गांव में वो कम हो रही है। लेकिन जमींदार की अथॉरिटी कम होने से क्या फर्क पड़ता है? यहां देखिए जोतेदार का मकान देखिए, गांव में जोतेदार रह रहा है, ये उसका मकान है। इस तरीके की ये पेंटिंग बनाई गई है कैसे रहा करते थे जोतेदार। मतलब जोतेदार भी गांव में बढ़िया घर में रहा करते थे। और ये जो इक्वेशन हम समझ रहे थे उसको देखें कि कंपनी से सीधा जमींदार संबंधित है। जमींदार जो है वो पैसा लेता है रैयत से, रैयत पैसा लेता है अंडर रैयत से, और ये जो अंडर रैयत है अगर इसी को जोतेदार जो एक बड़ा रैयत है वो कंट्रोल करने लगे तो इक्वेशन में चेंज आने लगते हैं, और ये यहां से आपको समझ में आ जाएगा। ये इक्वेशन होती थी, और यहां सिनेरियो में जोतेदार पावर जो है उसको एक्सरसाइज करते हैं, पावर को कैप्चर करते हैं। बात करें कि जोतेदार इतनी मेहनत कर रहे हैं पावर को एक्सरसाइज करने में, अपनी अथॉरिटी को बढ़ाने में, अपने वर्चस्व को बढ़ाने में, तो जमींदार क्या करने वाले हैं? बहुत सिंपल सी बात है, जमींदार क्या करेंगे? जमींदारों की एस्टेट जब ऑक्शन हो रही है तो वहां पर वो फिक्शियस
आदमी को बैठा देंगे, अपने किसी यार को बैठा देंगे जो कि उनके नाम पे ऑक्शन कर लेगा। एक तो ये रास्ता है एस्टेट बचाने का। दूसरी चीज वो फिक्चर्स सेल करते हैं, मतलब जो सेल्स वगैरह दिखाएंगे वो कागज पे, जैसे आज के समय पे आप शेल कंपनी बनाते हैं, जो शेल कंपनी बना के आप कोशिश करते हैं चीजों को दिखाने का, मनी लॉन्ड्रिंग करने का, उस तरीके के रास्ते निकाल लिए गए। और भी बहुत सारे तरीके थे जिनसे ये क्या करने वाले हैं, अपनी जमींदारी बचाने वाले हैं। जैसे बुर्दवान की बात करें तो इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी है राजा ने वो अपनी मदर के नाम पे कर दी, या फिर और भी जो उनके संबंधित महिलाएं हैं, लेडीज हैं, उनके नाम पे ये प्रॉपर्टी को कर देंगे। इनके खुद के एजेंट्स, इनके खुद के भाड़े के टट्टू पहुंच जाएंगे क्या करने, ऑक्शन करने, ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने। तो सीधा सीधा जो प्रॉपर्टी है उसके हाथ बदल गए हैं बस, लेकिन सही मायने में उसका जो मास्टर है वो नहीं बदला है, सिर्फ उसका जो होल्डर है कागजी तौर पे, जो उसका मास्टर है बस वो बदला है कागजी तौर पे। इसके अलावा जब ऑक्शन करा जाएगा तो ऑक्शन का पूरी कीमत भी नहीं मिला करती थी। ये भी दिक्कत है कि अगर आप देखेंगे तो ऑक्शन में अगर 10,000 वसूले जाने हैं तो 10 में से शायद आपको 7 ही मिले। तो इस वजह से भी जो ब्रिटिश हैं वो काफी ज्यादा नुकसान में जा रहे थे, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे। धीरे धीरे चीजें और ज्यादा अनबैलेंस हो रही हैं, जो अनपेड इश्यूज हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, और जमींदारों को समझ में आ गया कि हम नहीं दे रहे हैं पैसे, मान लो हम नहीं देंगे तो तुम क्या करोगे, तुम हमारी जमींदारी या फिर जो हमारा एस्टेट है उसको क्या करोगे, ऑक्शन करोगे। तुम ऑक्शन करोगे तो हम किसी और के नाम पे उसको शिफ्ट करवा लेंगे। तो जो अनपेड डेट है उससे हमें फायदा हो रहा है, अनपेड रेवेन्यू जो हमारे पास जुड़ रहा है उससे जमींदार पावरफुल भी हो रहा था। और अल्टीमेट नुकसान यहां पर देखिए, सबसे पहले जोतेदार सोच रहा है जमींदार को नुकसान करे, जमींदार सोच रहा है कि ब्रिटिश को नुकसान करे, और सबसे ऊपर पिरामिड में कौन है, ब्रिटिश हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान ब्रिटिशर्स को होता था। जोतेदार को थोड़ा सा नुकसान होगा, जमींदार को थोड़ा सा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो होने वाला है वो होने वाला है ब्रिटिशर्स को। इसके साथ में जो मैंने आपको बताया कि बेनामी परचेसेस वगैरह किसी और के नाम पे, जैसे आज के समय पे बहुत प्रॉपर्टी होती है तो नौकर के नाम पे दे दिया, पता चला आपके घर में जो पोछा लगा रहा है उसको ही नहीं मालूम और उसके नाम पे आपने 100 एकड़ करके रख दी है। इस तरीके की चीजें होने लगी थी। जमींदार अपने पावर को बचाने के लिए ये सारी चीजें कर रहा था। ऐसा कहा जा रहा है कि ऑक्शन की लगभग 15% के आसपास जो शेल होती थी वो फिक्शियस होती थी, मतलब वो आदमी है या नहीं है इसका तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि उस समय UIDAI नहीं थी ना, आधार कार्ड नहीं बने थे उस टाइम पे। तो इस वजह से बड़ी परेशानी होती थी पता लगाने में कि जो आदमी है या सही है या नहीं है। फिक्शियस बना के एक X या Y को बहुत सारी चीजें बेच दी जाती थी। इसके अलावा और भी तरीके हैं। आप मान के चलिए बाहर का आदमी ऑक्शन में खरीद लेता है, बाहर के आदमी ने जमीन खरीद ली ऑक्शन में। अब बाहर का आदमी अगर ऑक्शन में जमीन खरीदेगा तो गैंग्स ऑफ वसेपुर याद करो, जब वो ट्रेन के कबाड़े का ठेका ले लेते हैं, उसके बाद आओगे तो यही ना, धनबाद आओगे तो धनबाद में सामान उठा के लेके जाओगे ना, तो धनबाद आओ तो सही। वही चीज यहां पर होती है, जमींदार जो है वो बाहर वाले आदमियों को आने नहीं देते अंदर, या फिर जो पीसेंट्स हैं वो बाहर वाले आदमी को नहीं आने देते, वो लॉयल्टी शो करते हैं। तो जमींदार अपने लठियाल भेज देगा, वो भगा देंगे उस आदमी को, या फिर जो आपके पीसेंट्स हैं वो उस आदमी को भगा देंगे जो बाहर से जमींदार की प्रॉपर्टी खरीदेगा। तो ये भी एक तरीका था, एक इमोशनल एंगल है कि जो एलिजेंस है वो भी पीसेंट्स शो करते थे जमींदार की तरफ, जिसकी वजह से जमींदार की जमीन बची रहती थी। और अल्टीमेट नुकसान जो हो रहा था इस परमानेंट सेटलमेंट का वो अंग्रेजों को हो रहा था। यहां पर 2 राजाओं की बात है, ये महाराजा मेहताब चंद है और इसके पहले ये जो तेज चंद है, ये राजा हुआ करते थे बुर्दवान के। तो जब मेहताब चंद आए तो उसमें अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है बुर्दवान में, और साथ में इनने संथाल रिवेलियन और 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें भी अंग्रेजों का साथ दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है आपको कि जो जमींदार है, असल में जमींदारी नाम ही क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जमींदारी ही इनकी आइडेंटिटी है, और अगर इनकी आइडेंटिटी इनसे छीन ली जाएगी तो इनके एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए बड़ी मेहनत करते थे अपनी जमींदारी अपने हाथ में रखने के लिए। जोतेदार यहां से ताकत लगा रहे हैं, अंग्रेज वहां से ताकत लगा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे जब तक ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 नहीं आता है तब तक जमींदारी जो है वो अपने हाथ में ये पकड़े रहते हैं, अपनी पकड़ बनाए रहते हैं। कुछ जमींदार जिनकी जमींदारी चली गई थी, मैंने आपको बताया कुछ की जमींदारी चली गई थी, लेकिन कुछ जिनने अपनी जमींदारी बचा के रखी 1790s के परमानेंट सेटलमेंट के बाद भी उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ, और वो फायदा उनको 1930 तक मिला, जब तक ग्रेट डिप्रेशन नहीं आया। और जैसे ही 1930 आता है उसके बाद ये पूरा जो सिस्टम है जमींदारी का ये कोलैप्स होता है, और फिर जोतेदार और इस तरीके के जो रिच पीसेंट्स हैं वो पिक्चर में आने लगते हैं, क्योंकि यहां पर देव बाबू ने पारों के पीछे भागना ज्यादा चालू कर दिया था। यहां पर आप देखेंगे एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म जैसी चीजें आ जाएंगी, जिसकी वजह से जमींदारी की जो पकड़ है असल वो भी कमजोर हो रही थी। तो ये बात भी आपको देखने की जरूरत है, जमींदार इस तरीके से अपना काम कर रहे थे।
इसके बाद बात आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की, ये 5th रिपोर्ट है। अब ये 5th रिपोर्ट एक ऐसी चीज है जिसने ये बताया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल में जो भी काम कर रही है उससे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हो रहा है, क्राउन को फायदा नहीं हो रहा है, ऐसी बातें बताई गई। जमींदारी से जो पैसे नहीं आ रहे उनको बड़ा चढ़ा के दिखाया गया, जो नुकसान हो रहे हैं उनको बड़ा चढ़ा के दिखाया गया, जो फायदे हैं उनको भी बड़ा चढ़ा के दिखाया गया। सही मायने में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसको खत्म करने की बात करी जाती थी कि जो क्वीन ने एक चार्टर दिया था, जो मैग्ना कार्टा दिया था कि आप जाके ईस्ट में ट्रेड करो, उसको रिवोक करने की बात करी जाती है इस पर्टिकुलर 5th रिपोर्ट में। और इस 5th रिपोर्ट को ही बेस बना के बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स और चार्टर एक्ट्स आते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं ये 5th रिपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि जो प्राइवेट ट्रेड है, जो कंपनी के बंदे हैं वो प्राइवेट ट्रेड करेंगे, अपनी जेब में भरने पे ज्यादा ध्यान देते थे, जिसका गजब का एग्जांपल है क्लाइव। और इसके अलावा जो कंपनी के फैक्टर्स थे, छोटे छोटे क्लर्क्स थे, वो भी बहुत पैसे वाले हो रहे थे। तो यहां पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि जो प्राइवेट ट्रेड है ये बहुत ज्यादा हो रही है, साथ में और भी कंपनीज जो है वो डेवलप कर रही हैं ब्रिटेन में। जब और भी कंपनीज ब्रिटेन में डेवलप करेंगी तो उससे आपको समझ में आएगा कि उनको भी व्यापार करना है, तो जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको खत्म करने की जरूरत समझ में आने लगी थी। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट हुई। साथ में जो ऑफिशियल्स हैं उनको एक तो कहीं ना कहीं करप्ट थे, वो करप्शन में फिर क्लाइव का नाम याद आता है, बेचारे का नाम बहुत बार ले रहा हूं मैं क्योंकि उसने काम ही ऐसे किए हैं, करप्शन में भी और ग्रीड में भी। इन्होंने जब भारत को सही मायने में इतना पैसा देखा नवाबों के पास तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गई और इनके मुंह से लार टपकने लगी। इसी वजह से ग्रीडी और करप्ट हो गए और इस करप्शन और ग्रीड की वजह से बहुत सारे एक्ट्स पास करने पड़े 18th सेंचुरी में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो 5th रिपोर्ट है वही आधार बनती है इन सारे एक्ट्स को पास करने के लिए। 5th रिपोर्ट की बात करी जाती है कि 5th रिपोर्ट में एक सिलेक्ट कमेटी बनाई जाएगी और सिलेक्ट कमेटी इन सारी रिपोर्ट्स को पढ़ती है, एनालाइज करती है और उसके बाद जो भी डिबेट्स वगैरह हैं वो चलते हैं। जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसमें गजब के डिबेट्स चलेंगे और उसके बाद एक्ट्स पास होंगे, एक्ट्स बनेंगे। ये हो गया आपका ब्रिटेन ने क्या रिएक्शन शो किया परमानेंट सेटलमेंट से। 5th रिपोर्ट आ जाती है। ये रिपोर्ट आपको कहां देखने मिलेगी, इसके साथ में 5th रिपोर्ट की बेसिस क्या थे ये समझिए आप। तो इसको संभाल के रखा गया है 5th रिपोर्ट को। इसमें जो भी जमींदार के या लोकल रिकॉर्ड्स जो भी थे उनको इकट्ठा करा गया, उनको एनालाइज करा गया। उनको एनालाइज करने के बाद माल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, उस चीज के ऊपर बात करेगी 5th रिपोर्ट में। और कैसे जो ट्रेडिशनल जमींदारी पावर्स हैं वो कोलैप्स करे, इसको भी बताया गया। सही मायने में देखें तो 5th रिपोर्ट से हमें इतना ही ड्राइव करने की जरूरत है कि 5th रिपोर्ट बिकेम द बेसिस फॉर मेनी रेगुलेटिंग एक्ट्स व्हिच वर पास्ड इन द 18th सेंचुरी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि फॉर्डर मटेरियल तो है लेकिन दे कैन नॉट गेट यू टू सम प्लेस, वो बस एक पिक्चर बनाने के लिए आपको हेल्पफुल है। यहां पर ये देखिए, ये जो महल है आज के समय में इसको अंदुल राज महल कहते हैं और ये पिक्चर की शूटिंग के लिए यूज होता है। सत्यजीत रे ने एक पिक्चर बनाई थी जलसा घर। ये जो जलसा घर है, जलसा घर में इसी महल का यूज करा गया था पिक्चर को बनाने के लिए। यही सेट था, यही लोकेशन थी उस पिक्चर की शूटिंग के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे राजमहल की। तो राजमहल जो है वो एक पहाड़ी इलाका है। राजमहल के बारे में आप जानते हैं, राजमहल की पहाड़ियां वो एक पहाड़ी इलाका है। और पहाड़ी इलाके में आप देखिए यहां पर एक फिजिशिस्ट, जो एक फिजिशियन होता है, जो एक डॉक्टर है ब्यूकनन, वो ट्रैवल करता है। वो ट्रैवल करके यहां जाएगा और यहां की जगहों के बारे में पता लगाता है। और यहां पर वो क्या कहता है, यहां पर वो कहता है कि यहां पर जो लोग रहते हैं इनका नाम है पहाड़ियाज। ये जो पहाड़ियाज रह रहे हैं ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब छोटी से हिस्से में जंगल काटेंगे, जंगल काटने के बाद उस पर पेड़ उगाएंगे, अपना जो भी खाने का सामान है उसको उगाएंगे और उसके बाद खा पी के उस जगह को छोड़ जाएंगे, उसको फैलो छोड़ देंगे। थोड़े दिन में जब वो अपने न्यूट्रिएंट्स गेन कर लेगा फिर उस पैच ऑफ लैंड पे आ जाएंगे, जिसको आज हम झूम एग्रीकल्चर भी कहते हैं। झूम आपने सुना है, झूम एग्रीकल्चर है या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसी को कहते हैं। ये चीज चल रही थी राजमहल में। और राजमहल में आप देखें क्या क्या उगाने वाले हैं, वो पल्सेज उगाने वाले हैं, दालें उगाएंगे और मिलेट्स उगाते थे कंजम्पशन के लिए। वो जनरली जो होज हैं, जो एक तरीके का प्लॉइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, हल्का हल्का स्क्रैप करते थे अर्थ को। मतलब इतना इंटेंस प्लॉइंग नहीं होती थी, इंटेंस एग्रीकल्चर नहीं होगा, हल्का हल्का स्क्रैप करेंगे, थोड़ी बहुत ये जो भी एरिया है उसको क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद उस पर उगा के और उसकी जो जगह है उसको खाली छोड़ देंगे ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को फिर से गेन कर ले, जो मैंने अभी आपसे कहा। साथ में फॉरेस्ट में जो महुआ है, महुआ का जो फूल होता है उसको इकट्ठा करेंगे खाने के लिए। सिल्क जो होता है, सिल्क कोकून्स को इकट्ठा करेंगे। रेजिन्स वगैरह जो होती हैं ये इकट्ठी करेंगे, लकड़ियों को इकट्ठा करते थे और चारकोल बनाया करते थे।
मतलब सीधा सीधा आप ये समझिए कि वो जंगली जीवन जिया करते थे जो नियोलिथिक एज में हम कर रहे थे, या फिर नियोलिथिक ना बोल के सीधा मीसोलिथिक, जो एंड ऑफ लेटर मीसोलिथिक एज थी जो हम वहां पे कर रहे थे, वो पहाड़ियाज यहां पर कर रहे थे। साथ में आप देखें ये जो घास वगैरह लगी रहती थी जंगल में, वही उनके मवेशियों के लिए पेस्चर बन जाती थी, वहीं पर वो ग्रेजिंग करा करते थे। यहां पर देखिए पेंटिंग बनाई गई है, ये एक्वा टिंट से बनाई गई है। अब ये एक्वा टिंट क्या होता है, तो एक कॉपर शीट को काट के उसके ऊपर एसिड लीचिंग कराई जाती है, और एसिड लीचिंग करने से जो इस तरीके के प्रिंट निकल के आ जाते हैं। राजमहल की प्रिंट है, विलियम हॉर्च ने बनाई थी 1782 में। अब ये रहेंगे कहां, इनका जो घर होता था वो छोटी छोटी झोपड़ी बनाएंगे, या फिर नीम के पेड़ हो गया या फिर इमली का पेड़ हो गया, वहां पर रहेंगे, मैंगो ट्री की छांव में सो जाया करते थे। इस तरीके से इनका काम चला करता था। इनकी जो आइडेंटिटी है, सर्वाइवल है, इन सब की बात करी जाती है कि ये बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने देते थे, जो बाहर के आउटसाइडर्स हैं उनको अंदर आने से प्रिवेंट करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि इनका सिस्टम रहन सहन अलग है, उनका अलग है। अब इनके कबीले में सरदार भी होगा, जैसा आपने देखा होगा बहुत सी पिक्चरों में या फिर बहुत सी सीरियल्स वगैरह में कि कोई कबीला होगा ट्राइबल, तो उनका एक सरदार होगा। इनका जो सरदार होगा वो क्या करने वाला है, वो सरदार जो प्लेन एरियाज में लोग रहेंगे उनके साथ लड़ाइयां करेगा। ट्राइब्स में भी लड़ाइयां होने वाली हैं, और यहां पर पैसे की व्यवस्था के लिए, जो पैसे के लिए और दूसरी चीजों के लिए जो प्लेन पे डिपेंडेंट थे, वहां पर अगर ये पैसे नहीं देंगे, जो प्लेन के लोग पैसे नहीं देंगे, तो उनके जो ट्रैवलर्स हैं उनको पहाड़ों के बीच में से नहीं निकलने दिया करते थे। एक तो ये रास्ता था, इसीलिए जो जमींदार हुआ करते थे प्लेन के, वो उनको कुछ पैसे दे दिया करते थे, एक तरीके का टोल टैक्स दे दिया करते थे, जिसके बाद ये परेशान नहीं किया करते थे। सो जमींदार यूज टू परचेज पीस, मतलब शांति को खरीदा जाता था। जैसे ही आप इनको चीफ को, ये जो पहाड़ पे रहने वाले पहाड़ी चीफ्स है राजमहल के, इनको आप पैसे दे देंगे, उसके बाद ये आपको परेशान नहीं करेंगे, उल्टा ये ट्रेडर्स को हेल्प करा करते थे। ये एक और विलियम हॉजर ने बनाई है जंगल टेरिटरी करके, इसमें ये पहाड़ इस तरीके से दिखाए गए कि काफी ऊंचे हैं, इवन दो इनकी जो ऊंचाई है वो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन देखने से लगता है कि यहां जाया भी नहीं जा सकता। तो मैं आपको बता रहा था, यहां पर जो पीस को परचेज करा जाता है कि एक फिक्स अमाउंट दे दिया कि आपको हर महीने हम इतना पैसा भेजेंगे, हफ्ता वसूली टाइप या फिर महीना वसूली टाइप, वो चीज होगी। और जैसे ही वो पैसे दे दिए जाएंगे, उसके बाद जो ट्रेडर्स हैं, जब वो पहाड़ों के बीच में से निकलेंगे तो उनको रोका नहीं जाएगा, परेशान नहीं करा जाएगा, लूटा नहीं जाएगा, बल्कि उनको उल्टा हेल्प करा जाएगा, असिस्ट करा जाएगा उनके रास्ते में। इस तरीके से पूरा सिस्टम चला करता था। तो जमींदार भी कहीं ना कहीं पीस परचेज कर रहा है, इसके अलावा ट्रेडर्स जो है वो भी एक सेट ऑफ टोल टैक्स दिया करते थे। आज भी आप देखेंगे जो लेफ्ट, जो आपके नक्सलाइट इलाके हैं, जो आपके एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड इलाके हैं, वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले इलाकों में इस तरीके का टोल सिस्टम जो है वो अभी भी चलता है। ये सारी कहानी हम पहाड़ियों के बारे में समझ रहे हैं। आप धीरे धीरे देखेंगे जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है ये चालू होगा, और ब्रिटिशर्स एनकरेज करेंगे कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड है उसको भी कल्टीवेशन में लाया जाए, राइस कल्टीवेशन करी जाए। और जब ये चीज होने वाली है तो आप समझिए कहीं ना कहीं कोहर्शन होने वाला है, क्योंकि जहां पर पहाड़ियों का इलाका है वो जंगल को काटा जाएगा और उसको भी कल्टीवेट करा जाएगा। और जब उसको कल्टीवेट करेंगे तो इनको तकलीफ होगी। अब देखेंगे ये कि इनको तकलीफ होगी तो ये क्या करने वाले हैं।